Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and preparation is on track. As you all know that RBI has released their vacancy. तो अभी एक पेपर में एक कटिंग आई हुई थी, दिखा दो। तो ये कटिंग देख करके काफी मार्केट में एनर्जी आ गया है स्टूडेंट्स के अंदर और काफी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बट इस एनर्जी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो गए। कंफ्यूज इस मायने में हो चुके हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि आरबीआई का फॉर्म फिलअप करूं या ना करूं। आप क्या सोच रहे हो? तो इसके लिए मेरे से यदि आप पूछ रहे हो तो मेरा आंसर यस भी है और नो भी है। ठीक है, यस किसके लिए है वो भी सिचुएशंस डिस्कस करूंगा, नो किसके लिए है ये भी सिचुएशंस डिस्कस करूंगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिना कोई एडवर्टीजमेंट के। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट तो मैं वीडियोज में डालता ही नहीं हूँ। आप दूसरे चैनल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे खूब अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट दूंगा कि मेरे कंटेंट एग्जाम्स में टच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वो तो हो गई बातें, बहुत बातें हो गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देख लीजिए कि इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ वो DEPR और DSIM, ठीक है, DEPR और DSIM। ठीक है, ये दोनों सीट के लिए नहीं बात करूंगा मैं, इसमें बात करूंगा जर्नलिस्ट वैकेंसीज की जो कि 238 है। और इस बार कॉन्सिडेंस देख लीजिए कि हुआ ये कि ईसीजीसी आरबीआई ग्रेड भी दोनों साथ साथ आया और इससे पहले 2021 में भी दोनों साथ साथ ही आया था। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि ये जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट दिया गया है ये 28 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। आज है 23 मार्च है। ठीक है, आज 23 मार्च है और ये जाएगी 18 अप्रैल तक, यहाँ तक फॉर्म फिलअप होगा। और जनरली 12 बजे तक फॉर्म फिलअप होता है, बट ये शाम के 6 बजे तक ही होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स मतलब रात के 10 बजे ही स्टार्ट करते हैं कि अंतिम अंतिम 2 घंटा बचा हुआ है और आईबीपीएस का सर्वर बहुत अच्छा है, कभी भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये गलती नहीं करिएगा जिनको भरना होगा। ठीक है, और ये देख लीजिए कि ऑनलाइन परीक्षा जो है आपका 28 मई को है। ठीक है, तो आप मिला जुला के मान के चलिए कि आपके पास 65 डेज के अप्रॉक्स में है और 25 जून को ये एग्जाम है। ठीक है, अब आने वाले सारे एग्जाम्स की कैलेंडर को देख लेते हैं। ठीक है, और ये मैं पहले बोल दिया था कि डीईपीआर और डीएसआईएम की बात नहीं करूंगा। चलिए आने वाले एग्जाम्स के कैलेंडर देख लीजिए। ये 25 जून को जो है ये आरबीआई ग्रेड बी से आपका रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देख लीजिए कि आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो एक सॉरी एक कट गया है, ये आ नहीं पाया सर सिडबी का। 25 जून तक में सिडबी, आरबीआई असिस्टेंट, सिडबी सिडबी का भी मैं बताया हुआ था, ईसीजीसी, बस यही 3 एग्जाम्स मुझे दिख रहा है। ठीक है, और देख लीजिए कि एक चीज और मैं बता दूं कि वीडियोज का व्यू तो कम है, बट मैं 2 मार्च को ही बता दिया हुआ था कि एग्जाम्स होगा। और देख लीजिए कि आरबीआई ग्रेड बी का प्री का 28 मई को है एक्सपेक्टेड। तो एकदम एज इट इज इसी तरह से आया हुआ है। मेंस का देख लीजिए कि 25 जून था और मेंस का यहाँ पे देख लीजिए कि 25 जून है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुत उठ के हवा में वीडियो बनाता हूँ, मैं काफी रिसर्च करके ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और सिडबी का भी मैं बताया हुआ था यहाँ पे मई में। ठीक है, वीडियो में बताया हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 28, तो ये आ गया है अप्रैल के लास्ट में। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट में आ गया है। ईएसआईसी का एग्जाम हो चुका। तो अभी हम लोग के हाथ में जो 25 जून तक जो जो एग्जाम है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद सारे एग्जाम्स होंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सीट भी छूट गया हुआ था, वीडियो में बताया था, पता नहीं यहाँ पे कट करने में कोई प्रॉब्लम आ गई हुई। सेव किया हुआ फाइल है ना, तो उसमें छूट गया हुआ, उसको सेव करना। ठीक है, तो अब जो है सारे एग्जाम्स स्टार्ट होंगे अगस्त से लेकर के नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, बैंकिंग का। ठीक है, तो ये अगस्त से लेकर के और ये दिसंबर तक रहेगा सारा एग्जाम। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि अभी मैं यदि हायर लेवल एग्जाम्स का प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे लोअर लेवल एग्जाम्स को क्रैक करने में बेनिफिट मिलेगा। तो यदि मैं आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे लिए वर्थफुल है। तो उनका भी सोचना ठीक है, वर्थफुल है। बट बस आपको पीटी तक वो वर्थफुल है। ठीक है, पीटी में देख लीजिए कि सिलेबस इस टाइप का है। ओके, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं।
सिलेबस देख लीजिए कि पीटी में इस टाइप का है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि इस तरह से यदि आप सोचेंगे, बट बात आपकी सिलेबस ये आरबीआई ग्रेड बी की प्री निकालने से नहीं है। यदि आप खुद को ये चेक करने के लिए दे रहा हूं कि देखूं मेरे से आरबीआई ग्रेड बी की पीटी निकलती है नहीं निकलती है, तो वहां तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात हो जाती है खत्म 1 मिनट फेज 2 पे। और फेज 2 में देख लीजिए कि ये पूरा डिफरेंट सिलेबस है। मैं पूरे डिफरेंट सिलेबस को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेबस एलेबोरेट करने नहीं आया हूँ। मैं इस लाइन पे डिस्कशन करने आया हूँ कि फॉर्म फिलअप करना चाहिए और नहीं, शुड वी अप्लाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी और नॉट। सो आई हैव टू स्टिक ऑन दैट पॉइंट ओनली। तो मैं इस पॉइंट से भटक के आपको दुनियादारी की स्टोरी नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो लेंदी हो जाती है। तो बस मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ विथ डाटा, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट। तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि अगस्त से दिसंबर है, तो मैं फिर यहाँ पे टैकल कर लूंगा, और यहाँ पे मैं तब तक जो है जब तक आरबीआई ग्रेड बी 25 जून तक जो है 25 जून तक मैं 24x7, ठीक है, ये आवर के स्पीड से स्टडी करूंगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 24x7 मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम्स दूंगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 24x7 आवर के स्पीड से आप स्टडी करोगे, ठीक है। बट अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप सोच लिए, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। अब आगे देखिए कि आगे आप का मैं और एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। ये सिलेबस भी देख लिए कि 80 मार्क्स का है। अब देखिए अब कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। अब प्री निकाल भी लेंगे, लेकिन प्री निकालने से बात नहीं बनेगा, ठीक है। प्री निकालने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि देख लीजिए कि प्री में जो है 2021 में ओबीसी और जनरल का मैं जनरली पढ़ता हूं, क्योंकि इसके कट ऑफ हाई रहते हैं, ठीक है, और सारे जो सेक्शंस हैं इनसे लो ही रहते हैं, ठीक है। तो सारे कैटेगरी के सेक्शन जो भी कट ऑफ है इससे लो ही रहते हैं। तो यहाँ पे 66 पॉइंट्स ये 2021 का है। यही यदि 2019 की कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ देख लीजिए 122 और यहाँ पे 115 था, ठीक है। तो सडनली बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हुआ है कट ऑफ में। तो लेवल इतनी हाई थी, ठीक है, और लेवल इतनी हाई थी कि आप देख सकते हैं कि ओबीसी का इंग्लिश में कट ऑफ इतना कम है, और जीए में कट ऑफ इतना कम रहता नहीं है। देखिए जीए में यहाँ पे 16 नंबर कट ऑफ है, जबकि यहीं पे बात करें तो यहाँ पे जीए की कट ऑफ 20 नंबर थी, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ, तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बातें। आप प्री निकाल भी लेंगे, लेकिन प्री निकालने से आपको जॉब लगने वाली नहीं है आरबीआई ग्रेड बी में। क्यों नहीं लगने वाली है कि मेंस में देख लीजिए कि सबसे पहले मैं मेंस में बता दूं कि मेंस में कुछ इस टाइप का सिलेबस है, और मेंस की ओवरव्यू को देख लें, और ये क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो ये आप लोग जिसको जो इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है कि ये किस तरह से इसको एलिब्रेट किया गया है। 30 क्वेश्चंस, ये 30 मिनट्स 50 मार्क्स है, तो इसमें 30 मिनट्स में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 90 मिनट्स टाइम दिया गया है, 50 मार्क्स है, तो यहाँ पे क्या क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, तो वो सब आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज हो गई, मैं सिलेबस को नहीं एलिब्रेट कर रहा हूँ, ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इंटरव्यू में मार्क्स हो गए 75, और यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं। तो आपको कोचिंग मोटिवेट करेगा कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए कि एक ये पॉइंट आप सबसे पहले नोट्स कीजिए, ठीक है, कि यदि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो इनको पास बैंकिंग का फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो अलग कैटेगरी की बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि जनरल वालों के लिए 6 टाइम्स फेज 1 में आप अपियर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि थोड़ा एक्टिव हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि 6 टाइम्स आप दे देंगे, आप मान लीजिए आप हो गए 21 के, और यहाँ से आप सीधा भरना स्टार्ट कर दिए तो दिक्कत है, आप सिंसियर होकर भरिए। और यहाँ देख लीजिए कि एक लाइन लिखा हुआ रहता है जिससे कि आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। काइंडली नोट दैट द बैंक इनकरेजेस कैंडिडेट्स विथ नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसको भी बैंक जो है इनकरेज करती है, ठीक है। तो ये आरबीआई का ग्रेड बी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो बैंक में काम कर रहे हैं उसी को लेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स जो वर्किंग में हैं वो ये सोच लेते हैं इस लाइन को देख करके कि मुझे तो जॉब है, तो आई थिंक आरबीआई ग्रेड भी मुझे अब प्रेफर नहीं करेंगे जॉब देना,
क्योंकि मैं ज़्यादा एज का हो गया हूँ तो मेरी थिंकिंग नहीं मैच करेगी, मैं उतना जल्दी मोल्ड नहीं कर पाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए वो सब दूर की बात होगी, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ऐसा भी इस लाइन से लोग अपने अपने मीनिंग निकालते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तक आ गए। अब मान लीजिए कि आपने प्री का एग्जाम निकाल लिया 1 मिनट, ठीक है। प्री का एग्जाम निकाला, 28 मई को एग्जाम दिया, 3 जून को रिजल्ट आ गई, ठीक है। 3 जून को आ गई ये, क्योंकि जनरली 1 वीक में आ जाता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 3 जून तक रिजल्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बचा है 25 जून, ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सिलेबस पे, ताकि सिलेबस देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस एक बाइबल की तरह होता है। आप यहाँ पे सिलेबस में जो भी चीज है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। देखिए यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और यहाँ पे सो मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स दैट दे आर डूइंग पीएचडी ऑन दिस सिलेबस एंड दे आर स्टडिंग सो मेनी बुक्स। तो वो लोग बहुत सारे बुक्स को निकाल के इस पे पीएचडी करने लगते हैं, एंड दिस इज टोटली अ रॉन्ग प्रोसेस, ओके। So, in my opinion, you do not have to do PhD on this section, because static portions से जो क्वेश्चंस आते हैं, so many less questions are coming from static portions, ठीक है। तो इसमें यदि आप ये सब टॉपिक भी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ, तो आपका काम बन जाएगा। यू डू नॉट गो टू स्टडी इन डीप इन दीज टॉपिक्स। तो आपको इन दीज टॉपिक्स पे जो है सो स्टडी नहीं करना है, एंड इन दीज टॉपिक्स यू हैव टू फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स पोर्शन। तो इस सारे जो पोर्शंस है, इसमें आपको करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में जनरली गवर्नमेंट स्कीम से काफी ज्यादा वेटेज रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज यदि देखा जाए तो करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम से, यदि आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो मुश्किल से 10% वेटेज ही आप स्टैटिक पोर्शंस को देंगे। 90% वेटेज जो है तो आपका ये रहेगा करंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए इट्स क्लियरली मेंशन, यहाँ पे देख लीजिए कि इट्स क्लियरली मेंशन रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये आपको सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल में दिया गया, आरबीआई के नोटिफिकेशंस में भी है, ठीक है। आपको आरबीआई के वेबसाइट को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वे पे देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल दिया गया है, ठीक है। बजट पे आपको ज्यादा करना है, ठीक है। और ये बुक न्यूज पेपर बुक में देख लीजिए कि ये बुक सबका नाम दिया गया है, ये काफी अच्छी बुक्स है मिस चैनपुरी की। ये फिनांस में भी लोग रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ इकोनॉमिक पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई। तो आपको तो अब देख लीजिए कि ये तो हो गया। चलिए आप थोड़ा बहुत इसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, तो आप बोलिएगा कि मैं 30 डेज में इसको कवर कर लूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कवर कर लूंगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिनांस में भी आप सीडीबी के बारे में जानते हैं, एग्जिम के बारे में जानते हैं, तो आपको लगेगा कि ये भी जो है मेरे नोन में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कवर कर लूंगा। ओके, बट कवर करने में तो थोड़े से टाइम तो दोगे, कम से कम 5 दिन 10 दिन करके भी तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे बैंकिंग स्टूडेंट्स इस सारे पोर्शन को कवर कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बुक भी देख लीजिए, बुक का भी नाम दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। जो एमबीए नहीं किए हुए हैं इनके लिए ये टोटल न्यू सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये न्यू सिलेबस जो है मैनेजमेंट का, और ये जो है आपका 2021 में ऐड हुआ है, ठीक है। ये 2021 में ऐड हुआ है, ये सिलेबस ये 2021 में ऐड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी 2021 में ऐड हुआ है, फिनटेक, ठीक है। तो 1 मिनट, ये देख लीजिए कि मैनेजमेंट में देख लीजिए कि कितना सिलेबस है, ठीक है। इनका मन नहीं भरा तो ये इथिक्स यूपीएससी साइड में होता होगा, आई थिंक। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं तो यूपीएससी का कभी तैयारी नहीं किया, मैं उसका सिलेबस नहीं देखा, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, उस फील्ड में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे इथिक्स है, तो इतना हो गया। और देख लीजिए कि यहाँ पे आपका बुक है। तो मुझे मैनेजमेंट आती है, मैं मैनेजमेंट पढ़ के अच्छा खासा एग्जाम्स दिया हूँ। तो मैं बता दूं कि यदि आप इस मैनेजमेंट को क्लियर कमांड करना चाहते हैं, तो इसमें आपको 3 आवर के स्पीड से आपको
40 डेज के अप्रॉक्स देने पड़ेंगे, ठीक है, 40 डेज के अप्रॉक्स 3 आवर के स्पीड से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप थ्योरी पढ़ लिए और एग्जाम्स दे दिए। आज तक के एग्जाम्स में मैनेजमेंट से इजी इजी क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, मैनेजमेंट से इजी इजी क्वेश्चंस आते थे कि ये थ्योरी, ये थ्योरी जो है इसको इसको दूसरे नाम से क्या, इसको क्या दूसरे नाम से बोला जाता है, ये ईआरजी थ्योरी किसने दिया, ठीक है। तो वो सब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगी। मैं मैनेजमेंट के सिलेबस को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, तो उस चीज की बात छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 आवर्स में 3 आवर्स के स्पीड से आप 40 डेज करेंगे। कुछ आपको बोल देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट कि आप यदि 4 आवर्स से पढ़ोगे तो 20 डेज में इसको पढ़ लोगे, 20 डेज में, ठीक है, 20 डेज में पढ़ लोगे। बट ठीक है, कोई आपको 60 आवर्स में भी पढ़ा देंगे इस चीज को कि बस एक एक बार पढ़ लेना है। बट क्या आपको लगता है कि एक एक बार पढ़ लेने से हो जाएगा? एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको रिवाइज करने होंगे, इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो ये आपको मैनेजमेंट करने में ही, ये मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, ये मैनेजमेंट करने में ही आपको 40 डेज लग जाएंगे, ठीक है, 30 to 40 डेज आपको, ये आपको विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ लग जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ पीछे। 1 मिनट। यहाँ देखिए, तो 30 to 40 डेज लग जाएंगे। आज है, हम अपने पास है 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च, ओके, आज 23 मार्च है। और यहाँ से आपको जो है सो 1 मंथ जो है आपको लग जाएगा मैनेजमेंट को कवर करने में। यदि आप मैनेजमेंट कवर नहीं किए हुए हैं, आप बिगनर्स हैं, तो ये आ गए, आप आ गए अप्रैल के आसपास। फिर आप ये सेट करोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, तो और आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, मैथ्स पे भी ध्यान देना है, सारे टॉपिक को भी। तो ऐसा नहीं है, जिनको ये आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिलअप करना है वो अभी से आप लोग लग जाइए, तो आप कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल्स वाला काम है। तो ये जो पोर्शन है, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि आप जो मैनेजमेंट जो है, ये जो मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, वो आपको प्री से पहले आपको इसी 20 डेज में आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग कर लेना है। और 1 मिनट, और इंग्लिश जो है आपका, यहाँ पे मैं कुछ रफ वर्क कर दूं, इंग्लिश जो है आपका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। इंग्लिश में आप 0 आवर दे रहे हो, तब जा करके आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि होगा ये कि यदि आप अभी प्रैक्टिस नहीं किए तो ये जो एग्जाम्स है, ये जो एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम्स में आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो अब सुन लीजिए कि यस किसके लिए है मेरा आंसर। यस उस स्टूडेंट्स के लिए है जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, जो मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं। दूसरा यस, पहला यस मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले के लिए। दूसरा यस किसके लिए है? दूसरा यस ये मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले के लिए, ठीक है। दूसरा यस किसके लिए है? जिसका इंग्लिश आउटस्टैंडिंग है और जो इंग्लिश में 30 में 25 मार्क्स लाते हैं, और ऐसे लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 30 में 30 भी लाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है। क्यों उनके लिए क्यों है? क्योंकि देख लीजिए कि उनके लिए इसलिए है क्योंकि इनका यदि आरबीआई ग्रेड भी नहीं होता है, जो इंग्लिश में 30 में 25 प्लस लाने वाले हैं, उनका यदि नहीं आता है इंग्लिश में, ये आरबीआई ग्रेड भी मान लो ये मिस भी कर जाते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स को वो स्टूडेंट्स टैकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रीडिंग स्पीड काफी अच्छी है, ठीक है, इनकी ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छी है। और ये जो स्टूडेंट्स है जिनको इंग्लिश में 30 में 25 प्लस, 40 में एटलीस्ट 30 प्लस 40 मार्क्स थे इंग्लिश में, जिनको इस टाइप के एग्जाम्स आते हैं, उनको देख लीजिए कि बहुत फायदा है उस स्टूडेंट्स को। ये चीज आपको बहुत ही कम टीचर्स बताएंगे, ठीक है। उनको क्या फायदा है कि ये मान लीजिए आईबीपीएस पीओ का एग्जाम्स है, तो इसको ये वन साइडेड गेम कर लेते हैं, ठीक है। और एसबीआई पीओ मैं कहीं लिखा था क्या? हाँ, यहाँ पे एसबीआई पीओ, ठीक है, ये एसबीआई पीओ है। ये स्टूडेंट्स जो अभी मतलब जिनका बेस बहुत तगड़ा है इंग्लिश में, जो 40 में 30 प्लस नंबर ले आते हैं, वो स्टूडेंट्स यदि इनका आरबीआई ग्रेड भी नहीं होता है तो एसबीआई पीओ निकालने के लायक है और ये निकाल लेंगे। अब बोलिएगा कि आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लिश में 30 प्लस ले आएंगे। यदि इंग्लिश में 30 प्लस ले आए तो
60% गेम ये अपने फेवर में कर चुके हैं, ठीक है, ये इंटरव्यू के रेस में आ गए हैं। और इस स्टूडेंट्स के साथ एक बेनिफिट ये होता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग में काफी बेटर होते हैं। जहां पे रीजनिंग के टीचर्स आपको बोलेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग मत करो, आप पजल्स बनाओ, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्या करता है कि एक से दो पजल, छोटा छोटा इजी वाला पजल उठाते हैं और इनकी एनालिटिकल रीजनिंग काफी अच्छे थे क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। और वो जो पोर्शन आप 50 पर, आपको पता है कि रीजनिंग में 50-50 रहते हैं दोनों पोर्शंस, पजल्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये स्टूडेंट्स बिना हार्ड वर्क किए यहाँ एनालिटिकल रीजनिंग में ही बाजी मार लेते हैं। वही एसबीआई पीओ मेंस में पजल्स क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये स्टूडेंट्स प्री में भी आपको बाजी मार लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको 30 मार्क्स में ये 25 प्लस आराम से ले आएंगे और इनका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जिन स्टूडेंट्स का एज 21 से लेकर के 25 के बीच में है, तो आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जिनका एज 21 से 25 तक है, वो स्टूडेंट्स यदि आप देना चाहते हैं और इंग्लिश आपका वीक है, तो आप फिर भी आरबीआई ग्रेड बी, यदि बड़ा सपना है आपका कि नहीं मुझे रेगुलेटरी बॉडी ही टारगेट करना है, तो आप बस और बस रेगुलेटरी बॉडी को टारगेट करो। बट जिस स्टूडेंट्स के इंग्लिश में ये 40 में 30 प्लस नहीं आते हैं, 40 में 20 टू 25 के आसपास ही लटक के रह जाते हैं, 20 तक ही लटक के रह जाते हैं, और उनकी एज यदि 26 को टच कर लिया है, 26 प्लस बोलिए, उनकी एज यदि 26 प्लस है उस स्टूडेंट्स की, तो वो स्टूडेंट्स के लिए मेरा आंसर है नो। वो स्टूडेंट्स बिल्कुल मत भरिए। इस एक एग्जाम के चक्कर में, इस एक आरबीआई के चक्कर में आप सारे के सारे एग्जाम्स को स्टेक पे मत डालिए, क्योंकि अभी आप 26 प्लस के हैं, आप देखते देखते आपका प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर जैसे लोहा जंग को खा जाता है, उसी तरह से आप प्रेशर्स में उतने परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप इस फॉर्म को फिलअप मत करिए जो 26 प्लस वाले हैं और जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, और जिनके पास ये मैनेजमेंट का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, फिनांस पे भी ज्यादा पकड़ नहीं है। ये आप जो सिलेबस देख रहे हैं ये इतनी छोटी सिलेबस भी नहीं है, ये टॉपिक पे मत जाना, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, तो ये बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव है। तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें इसमें आपका बहुत सारा ये ऑप्शंस, एक फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शंस फ्यूचर स्वैप, ठीक है, ऑप्शंस फ्यूचर स्वैप, तो ये सब एक और होता है ना, ऑप्शंस फ्यूचर स्वैप और एक फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड, तो तो ये डेरिवेटिव्स में भी मतलब इस टाइप से जो है ना, ये फिर एलोबरेट करता जाएगा, ये एक्सपेंड करेगा ना, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप इसको भी आप ये मत सोचिए कि WPI तो मैं सुना हूँ बस इसका कैलकुलेशन होता है, किस तरह से होता है, तो ये मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, तो फिर आपको इतना ईजी नहीं है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड भी। तो होप आपको एक अच्छी एक्सपोजर मिल गई होगी कि किसके लिए मेरा आंसर नो था। 26 प्लस वाले और जिनका इंग्लिश वीक है, वो बस इस सारे एग्जाम्स को टारगेट कीजिए कि कहीं भी एक जॉब ले लेने हैं अपने को, सरकारी जॉब, एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का भी हो गया, मैनेजमेंट की बुक भी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने का, और हाँ, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं छोटा मोटा पोस्ट वहीं पे करता हूँ। और जो भी वीडियो में आपको त्रुटि लगे तो आप कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं किसी को डिमोटिवेट करूं, सब मोटिवेटेड रहें। और इस तरह का वीडियो बनाना काफी रिस्की होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स निगेटिव सोचने लगते हैं, बट मेरा जो व्यू था ओपनली वो मैंने यहाँ से दिल से बोलने का कोशिश किया है। और चलिए अब वीडियो तो लास्ट टाइम पे आ गया है, लास्ट समय पे है, अपने लास्ट पोर्शन पे है। तो जिनको वीडियो अच्छा लगा होगा देख लीजिए, यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।